आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वजीर केटी रामाराव ने सुकेश चंद्रशेखर को भेजी लीगल नोटिस। अपने और कविता पर लगाए गए संगीन इल्जामात को किया मुस्तरद। कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में 24 घंटे बरखी सरबराही क्यों नहीं की जा रही? सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी वजाहत करें, बीआरएस वज़रा ने किया सवाल। बीजेपी अपने सियासी अगराज और मकासद के लिए लॉ कमीशन का कर रही है इस्तेमाल। रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया इल्जाम। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पार्किंग मकामात पर भी सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद का केबीआर पार्क में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। डकैती गैंग का पर्दाफाश, 4 अराकीन जेर हिरासत। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। रियासती वजीर केटी रामाराव ने सुकेश चंद्रशेखर को लीगल नोटिस भेजी है और उनकी जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है। यहाँ ये हम बताते चलें कि रियासती वजीर केटी रामाराव और एमएलसी कविता के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से वो साबित कर सकते हैं कि 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस उनके केटीआर के और कविता के दरमियान हुए हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा चैट और वॉइस रिकॉर्डिंग्स उनके पास हैं जो वो तहकीकाती एजेंसी ईडी को हवाले करेंगे। उन्होंने एक दिन कबल ही मरकज़ी दाखिला अमित शाह, तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और सीबीआई डायरेक्टर को मकतूब रवाना करते हुए इस सिलसिले में आगाह किया था, जिसके बाद रियासती वजीर केटी रामाराव ने इस सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेजी है और अपने और एमएलसी कविता के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। बीआरएस के वज़रा ने सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी से वजाहत तलब की है कि क्यों कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में 24 घंटे बरखी सरबराह नहीं की जा रही। इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात पूछी गई। इलाहाबादी सदर मजलिस रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपने सियासी मफाद के लिए लॉ कमीशन का इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर सियासी और दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी और अराकीन असम्बली और कौंसल के हमरा बीआरएस एलपी में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस कायदीन रेवंत रेड्डी और कोमट वेंकट रेड्डी से सवाल किया कि तेलंगाना की तरह किसानों को कांग्रेस बरसर इख्तिदार वाली रियासतों में 24 घंटे बरखी सरबराह क्यों नहीं की जा रही है, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू के तरबियत याफ्ता कायद रेवंत रेड्डी मुखालिफ किसान होने का सबूत पेश करते हुए किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बयान दे रहे हैं। అబద్ధాలు చెప్పి అవతల వాళ్ళని ఆత్మహత్యలు పడిద్దాం తెలివి తక్కువ వాదన. ఈ అబద్ధాలు నమ్మడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేడు. ఇవాళ తెలంగాణలో 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరణ నుంచి వాళ్ళ 1,40,00,000 చేరుకుందంటే అది కేసీఆర్ కట్టిన ప్రాజెక్టులు కాదు, కేసీఆర్ కట్టిన తెచ్చిన కరెంటు కాదని మాట్లాడితే మీరు ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. ఇవాళ కేవలం గోదావరి పైన పోచంపాడు, కృష్ణ పైన జూరాల నాగార్జునసాగర్ వచ్చారు ఈ దేశంలో. ఇవ్వద్దు రైతాంగానికి ఉచితంగా. ఆయన చెప్పుడు ఇంకొక ఆయన చప్పట్లు కొట్టాడు. దయచేసి రైతాంగాన్ని మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈయన చెప్పడము ఎరువు కూర్చోవాలి చప్పట్లు కొట్టడం అంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత ప్రణాళికాబద్ధంగా ఇవాళ ఈ విషయాన్ని చర్చలకు తీసుకొచ్చిందో మీరు ఆలోచించండి. ఉత్తరాలు రావు ఇటువంటి మాటలు, ఇటువంటి ఆలోచనలు. ఎవరైనా ఒకటి తొందరపడి జారితే ఇంకో సరి చేస్తారు. కానీ ఆయన చప్పట్లు కొడుతూ ఈ రాష్ట్రంలో కూడా చాలా మంది
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के बाद तेलंगाना में और 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के बाद मुल्क भर में इंदिरम्मा राज वापस आएगा। मज़कूरा कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत को बदउनवान करार देते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बीआरएस हुकूमत की उल्टी गिनती का आगाज़ हो चुका है और आइंदा 4 माह के बाद तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार पर फायज होते हुए गैस सिलेंडर 500 रुपये में फराहम करेगी। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में कई कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు 2023-24లో జరిగేటువంటి సాధారణ ఎన్నికల్లో అత్యంత భారీ మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుందనేటువంటి సంకేతాలు ఈ సభల ద్వారా ప్రత్యేకంగా ఈ రాష్ట్ర సమాజానికి కూడా తెలియజెప్పడం జరిగింది। సరే, ఈ పాదయాత్రలో ఆశాంతం గత 9.5 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అలియాస్ టీఆర్ఎస్ बीआरएस रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ने रियासती वज़रा जी कमलाकर और इंदिरा रेड्डी के हमरा जगतिया ज़िले के कोंडागट्टू में ग्रीन चैनल इंडिया प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने के बाद बात करते हुए बताया कि उनका मकसद और मुल्क और रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हरिताहरम प्रोग्राम के तहत रियासत भर में 30 करोड़ पौधे लगाते हुए दुनिया भर में एक तारीख रकम की है। रियासती वज़ीर जी कमलाकर ने बताया कि रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार के ग्रीन चैनल प्रोग्राम को मुल्क भर में मकबूलियत हासिल हुई है और इस प्रोग्राम से फिल्म अदाकार भी जुड़े हुए हैं। కేసీఆర్ గారి స్ఫూర్తితో నేను 3 మొక్కలతో మొదలై 5 సంవత్సరాలుగా 5 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్న 6వ సంవత్సరంలో ఇంత మంచి పుణ్యక్షేత్రంలో నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని 6వ విడత గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ని ప్రారంభించుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। పిలిచిందే తడవుగా మా మంత్రి గారు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, గంగుల కమలాకర్ గారు 119 కాన్స్టిట్యున్సీలో మీది ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే గర్వంగా చెప్పుకునే నా చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే రవిశంకర్ గారు అండ్ సిఎస్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్। సిఎస్ గారు, లోకల్ కలెక్టర్ గారు, డోబ్రియాల్ సాబ్ పీసీసీఎఫ్ గారు అండ్ శరవణన్ గారు అండ్ లోకల్ డిఎఫ్ఓ గారు, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। ఈసారి ఈ 6వ విడత గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్లో మొక్కల పెంపకం అన్నది ఒక ముఖ్య కార్యక్రమం అయితే ఈసారి మేము वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस का दौर इख्तिदार बरखी कटौती का दौर था। उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि ख़ुद को 24 घंटे और किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरखी सरबराह करने का मुतालबा मुआयने ख़ैज़ है। जबकि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने के साथ साथ 24 घंटे आवाम को भी बरखी सरबराह करते हुए मुल्क भर में बरखी सरबराह करने के सिलसिले में नंबर 1 रियासत का एजाज हासिल कर चुकी है। మేమందరం లేమా? మేము కదా ఆనాడు ఉన్నది. చాలా మంది ఉన్నారు కదా, ఇవాళ అనేక మంది మాజీ మంత్రులు ఉన్నారు, అనేక మంది మాజీ శాసనసభ్యులు ఉన్నారు, అనేక మంది శాసనసభ్యులు ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా। అప్పుడు పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ పరిణామాలు తెలియదా? ఎంతమంది తెలియదు? జర్నలిస్టులకు తెలియదా? సీనియర్ జర్నలిస్టులకు తెలియదా? అందరికీ తెలిసినవే అవి। ఇప్పుడు విచిత్రంగా మాట్లాడితే ఎట్లా? అంశం ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఏ దేశంలోనైనా ఏ ప్రాంతంలోనైనా మౌలికమైనటువంటి కొన్ని వసతుల అభివృద్ధి ద్వారానే ఆ సమాజ పురోభివృద్ధి చెందుతుంది। ఇది అందరికీ తెలిసిందే। నవీన యుగంలో కరెంటు యొక్క ప్రాధాన్యత, కరెంటు యొక్క విశిష్టత, కరెంటు యొక్క ఆవశ్యకత ఎంత అనేటువంటి దాని మీద స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉన్నారు కేసీఆర్। కాబట్టి తొలినాళ్ల నుంచి మనకు ఆనాడు 2014లో ఉండేటువంటి స్థాపిత విద్యుత్తును ఎంత ఉండిందో అంతకు పెంచుతూ తీసుకుపోయినారు విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారు। कांग्रेस कायदीन जहां कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना में भी इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं उनकी आपसी अख्तलाफात की वजह से ये ख्वाब
पूरा होता दिखाई नहीं देता। हफ्ते के रोज़ मंगलुरु, जनगांव और दीगर असम्बली हल्के जात के कायदीन ने गांधी भवन में धरना मुनज़्ज़म करते हुए रेवंत रेड्डी का घेराव करने की कोशिश की और शंकर नायक को डिस्ट्रिक्ट कमेटी का सदर ना बनाने के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने शंकर नायक को पार्टी से मुअत्तल करने का फैसला करते हुए बताया कि पार्टी हरगिज़ डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं करेगी। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी अपने सियासी इग़राज़ व मक़ासिद के लिए लॉ कमीशन का इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमने लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक़ अपनी तजावीज़ रवाना कर दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंतहाई तकलीफ़दा मसला है, क्योंकि 2018 में भी इसी मसले को उठाया गया था और फिर अब 2023 में भी इस मसले को उठाया जा रहा है, जिसकी वजह आम इंतखाबात आने वाले हैं और इसका मकसद ये है कि फ़िरक़ावाराना आलूदगी फैलाई जाए। सदर मजलिस ने कहा कि चीन के मामले में कुछ नहीं बोला जाता। मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान को छू रही है और इन तमाम मसलों से जहन मुंतशिर करने के लिए बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को उठा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम शुरू से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुखालिफ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपोजिशन के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर ये जमातें बीजेपी को हराना चाहती हैं तो उन्हें अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। हमने अपनी पार्टी की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो उन्होंने जून 14, 2023 को जनता से कहा कि पार्टी से कहा कि अपने व्यूज़ और आइडियाज़ दें, तो हमने उनको लिखकर दे दिया है। और हमने ये कहा है कि पहले तो लॉ कमीशन 22 लॉ कमीशन को ये बताना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो नहीं बताते और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21वां लॉ कमीशन का दिया। तो और तीसरी बात यह है कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था, ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 है आप फिर ने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये तकलीफदेह बात है कि बीजेपी एक लॉ कमीशन को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी अगराज़ व मकासद को पूरे करने के लिए। बड़ी अफसोस की बात। अगर आप लॉ कमीशन के जरिए से आप अपने पॉलिटिसाइज और उसको पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं देश में, तो सरकार कर रही है, मैं कहां कर रहा हूं उसमें, मेरा उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? अगर हम उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो हमारा राइट है, वो हम बता रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं देश के सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, जिसके प्रधानमंत्री देश के हमारे नरेंद्र मोदी हैं, आप बताइए तो उसमें गलत बात क्या है? कर तो ये रहे हैं ना, चीन बैठा हुआ है उस पर बात नहीं करते, हम ऑयल रशिया से ले रहे हैं और चीन की करेंसी में उसको दे रहे हैं, हम चीन कब्जा करके बैठा है, हम चीन जो एशियन का बैंक है सबसे ज्यादा लोन हम वहां से ले रहे हैं, मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, चीन कब्जा करके बैठा है। इससे तवज्जो हटना चाहिए। बेरोजगारी उरूज पर है, महंगाई आसमानों को छू रही है, तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए यही मसला है, इसको लगा दो सामने, उस पर बहस ही ना हो। लेकिन रणनीति है क्या? नहीं, पार्लियामेंट में क्या होगा हमको नहीं मालूम ना। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है और जो शुरू से रहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। भारत के संविधान और आईन में ये एक ही तो डायरेक्टर प्रिंसिपल नहीं है। मोदी जी जो महिलाओं से बड़ा उनका वो मोहब्बत है, नरम दिल है, भाई शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते? डायरेक्टर प्रिंसिपल में है, कर दीजिए ना। आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कुछ तो पाबंदी थी, वो पाबंदी नाम कागज पर थी, कर दी पूरे देश में, क्यों नहीं करते आप? भारत की दौलत इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये डायरेक्टर प्रिंसिपल है। आज पूरी भारत की 60% दौलत 15-20 लोगों के पास है, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल हम भूल जाएंगे।
आपको 44 ही याद रहता है? ना ना ना, विरोध नहीं, विरोध के लिए नहीं, वो हम सवालात उठा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं सरकार से। हमने लॉ कमीशन को लिखकर दिया और पूछा कि ये बता दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो आप बात तो कर रहे हैं, आप ये बताइए कि हिंदू मैरिज एक्ट रहेगा चला जाएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट रहेगा चला जाएगा। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो झारखंड में छोटा नागपुर एक्ट और संथाल प्रगनस एक्ट जो बनाया गया आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए, उसको रखेंगे या आप निकाल देंगे। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के कल्चर का क्या होगा। आप ये नहीं, बीजेपी नहीं बता पा रही है कि गोवा में अगर कोई हिंदू महिला 25 से 30 साल की उम्र बेटा नहीं होता तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको रखेंगे या आप निकाल देंगे। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मोदी जी 3000 करोड़ का दे रहे हैं 2015 में, उसको आप रखेंगे या निकाल देंगे। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको तकलीफ है कि मुसलमान जो है डिवोर्स, अरे भैया आप डिवोर्स हम अपने तरीके से देंगे ना, हम आपके तरीके से क्यों डिवोर्स देंगे। आप क्या ये चाह रहे हैं कि हम लोग बताते रहें कि भाई ये बताएं कि नहीं क्रूरल्टी दिखाओ, उसमें ये दिखा रहे भैया, तरीका हमारा है, हम अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 26 से आर्टिकल 29 है। आंध्र प्रदेश तेलुगुदेशम के लीडर नारा लोकेश ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में गांजा रियासत का अहम मसला बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए नारा लोकेश ने कहा कि इस सिलसिले में गवर्नर से भी नुमाइंदगी की गई है, लेकिन हुकूमत इस बारे में संजीदा नहीं है और आंध्र प्रदेश में भारी मकदार में गांजे की काश्त हो रही है। नारा लोकेश ने इंकिशाफ किया कि आज आंध्र प्रदेश में तालीमी इदारे, मनादिर और तिरुमला में भी गांजा दस्तयाब है। लोकेश ने यह भी कहा कि MDMA भारी मकदार में मुख्तलिफ मुकामात से दस्तयाब हुआ है और इस बारे में फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। Ganja has become a major problem, and this is something that's really come up to me. So I met the Honorable Governor to escalate the issue to his level, because I have already taken this issue up with the government, and the government has not responded. Government has simply said that there is no problem in the state, there is no instances of Ganja. But various reports have shown that a lot of cultivation is happening in Andhra Pradesh, and a lot of Ganja, wherever it's being caught, is being manufactured in Andhra Pradesh. So it's very, very important that this issue be taken up at his level. And also I've requested him to escalate it to the government and really follow this issue through. Because, you know, we've seen instances like this happening in Punjab, where early on if they would have acted, things would have been a lot different. But right now, this being at a relatively nascent stage, it's very, very important to sort of control it at this juncture and not let it proliferate at a massive scale. Today, Ganja is available in school. Ganja is available in a temple. Ganja was found in Tirumala. MDMA, which is synthetic drugs. 5 साल 7 माह की तुलबा ने 1 साल की मुद्दत में हिफ्जुल कुरान मुकम्मल किया है। जामिअतुल मोमिनात से हिफ्जुल कुरान मुकम्मल करने वाली कमसीन तालिबा हाफिज़ा सैयदा सहरिश मुबीन मोमिनाती को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तहनीत पेश की। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कमसीन हाफिज़ा के वालिदैन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सहरिश को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करें ताकि वो कौम और मिल्लत की खिदमत कर सके। इस मौके पर डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा, मुगलपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा सहरिश के वालिदैन और दीगर अफराद ख़ानदान भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया।
रुकन कौंसिल ने बताया कि महमूद नगर बिस्मिल्लाह होटल, फातिमा मस्जिद और दीगर इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की गई और उनके मसाइल की समाअत की गई। उन्होंने बताया कि वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों को मुख्तलिफ कामों की निशानदेही भी करवाई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से भी ओहदेदारों को वाकिफ़ करवाया गया। उन्होंने बताया कि 28 लाख रुपये से सीवरेज लाइन और दीगर इलाकों में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के काम भी मंजूर हो चुके हैं और जल्द ही इन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। रहमत बेग ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम कामों की जल्द मंजूरी को यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीज़न में सुबह 9:30 बजे से दौरा किया गया, जो कि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुझे हिदायत थी कि महमूद नगर बिस्मिल्लाह होटल, मुख्तार भाई की गली और हलीमा मस्जिद, अल्ताफ़ होटल और अनवार मुस्तफ़ा मस्जिद के पास, जो कि यहाँ पे कई दिनों से आउटलेट का प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ सालों से हमने वाटर वर्क्स के जीएम और जीएचएमसी के जी नरेंद्र साहब के साथ और उनके तमाम हाफिसरों के साथ और सदर मोतमदीन के साथ दौरा किया गया। आज से 1 महीना पहले भी मैं यहाँ पर दौरा करा था अनवार मुस्तफ़ा मस्जिद के पास और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर 28 लाख रुपए का सीवरेज का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। वो इंस्ट्रूमेंट भी मंजूरी में है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम होगा तो यहाँ की आवाम को सहूलत होगी। और भी मुख्तार भाई की गली में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम कंप्लीट हुआ, उसके ऊपर रोड का काम हुआ और भी वहाँ पे थोड़े रोड के गैप के वर्क्स बाकी है, वो भी ये सबको बताया गया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन और रात राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में आवाम की खिदमत कर रही है। आवाम को जब भी तकलीफ़ हो रही है बराबर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम जाकर आवाम से मिल के आवाम के मसाइल को हल करवा रहे हैं। अपोजिशन के इजलास में तेलंगाना के वज़ीर आला KCR को ना बुलाए जाने पर सदर मजलिस ने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव मामूली आदमी नहीं है, वो सियासत की शतरंज के शातिर खिलाड़ी हैं। और आपका जो कमिटमेंट है सेक्युलरिज्म पे, मगर आप हराना चाहते बीजेपी को। अच्छा ये बोलिए हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बुलाए, तेलंगाना के मामूली आदमी है वो, सियासत की शतरंज का शातिर खिलाड़ी है, आप उसको दूर कर दिए। ठीक है, करिए। इसके अलावा आसाम के वज़ीर आला हेमंता बसवा शर्मा की जानिब से मुसलमानों को सब्जियों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार ठहराए जाने पर बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर अनमोल रत्नों को पाला है जो मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। यानी क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। अच्छा वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या मियां है। अब जब यूएई में उतरे हैं मोदी जी, अभी दुबई में, मियां ही से तो मिल रहे हैं ना, मियां ही से तो मिल रहे हैं। अब आपको इनको मियां से तकलीफ, यही देखिए ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है। अलावाजी तेलंगाना के मुजवज़ा असम्बली और लोकसभा के इंतखाबात से मुताल्लिक़ सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब वक्त आएगा हम इस बारे में अपना मौक़िफ़ और हिकमत अमली को वाज़ेह करेंगे। हम प्यार भी खुलकर करते हैं और मुकाबला भी खुलकर करते हैं। नहीं, जब सही वक्त आएगा पहले आपको बताएंगे और ऑन रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं आप सुन लीजिए, हम आपको ऑन रिकॉर्ड बताएंगे। अभी वक्त आया नहीं है तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। नहीं मीटिंग्स के दौर जारी हैं। नहीं देखिए कोई गुपचुप मीटिंग्स कुछ भी नहीं होती। हम लोग ये छुप छुप कर काम नहीं करते। हमारा उसूल एक ही है, प्यार किया तो खुल के करो, मुकाबला कर जिससे करना है तो खुल के मुकाबला करेंगे।
तो अभी टाइम नहीं आया, टाइम आया तो बताएंगे। अरे भाई आपसे कोई बच पाया है प्रमोद जी? देखिए हमको इस बात का एजाज हासिल है कि आपके साथ जो हम इतना वक्त गुजार चुके हैं, हम समझ गए आपको, आप कहां से वार करने वाले हैं। तो अभी वक्त जब आएगा हम अपना वार करेंगे, अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुल्लू में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं और ओहदेदारों को हिदायत भी दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील की जाए। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्का याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाक़े मदीना नगर और अतराफ़ व अकनाफ़ का दौरा करते हुए वहाँ जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों से कामों की पेशरफ्त के बारे में भी तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा रैन बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर और सरगम मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स ने अपनी बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस मुजरिमाना सरगर्मी की खबर के अलावा दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक नज़र डालेंगे। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने बेरहमी से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान बहस व तकरार हुई थी, जिस पर सत्यनारायणा ने तेज़ धारी वाले हथियार से अपनी बीवी झांसी लक्ष्मी पर हमला कर दिया और गले पर गहरे ज़ख्म की वजह से झांसी लक्ष्मी मुकाम वाक़े पर ही दम तोड़ गई। बताया गया कि सत्यनारायणा अपार्टमेंट में चौकीदार की हैसियत से काम किया करता था, जबकि इससे पहले भी सत्यनारायणा पर कत्ल से जुड़ा मुकदमा दर्ज बताया गया है। ये वाक़या सत्यनारायणा के रिश्तेदार के घर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि सत्यनारायणा मुकाम वाक़े से फ़रार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कमिश्नर हैदराबाद पुलिस सीवी आनंद ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लाया गया है। इस एक्ट के तहत पार्किंग के मुकामात पर सीसी कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि केबीआर पार्क के पास 152 नए कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2500 कैमरे नस्ब किए गए हैं और कोविड के बाद अब आवाम की तरफ से सीसीटीवी कैमरों के लिए अतीय दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केबीआर पार्क से मुत्तसिल रोड नंबर 36 के पास 112 नए कैमरे नस्ब किए गए हैं और आज तेलंगाना में महकमे पुलिस को जो सहूलतें फराहम की जा रही है दूसरे ममालिक में भी नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जुबली हिल्स में मुक़ीम मकीनों को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए आगे आना चाहिए। కెమెరా మెయింటెనెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే యూజువలీ మాకు వెహికల్స్ కోసం ఎంటీ సెక్షన్ అని ఉంటుంది, మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అని. అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఏర్పాటు చేశారో అప్పటి నుండే ఎంటీఓ అని ఎంటీ సెక్షన్ అని దానికి ఎస్పీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ స్టేట్ లెవెల్లో, మా సిటీ లెవెల్లో కూడా ఏసీపీస్ ఆర్ఐస్ చాలామంది అది చూస్తూ ఉంటారు. సిటీ పోలీస్లోనే 3500 వాహనాలు ఉన్నాయి, ఈ పెట్రోల్ కార్స్ ఇవన్నీ కలుపుకొని బ్లూ కోల్డ్స్. అదేవిధంగా ఒక ఇన్ని సీసీటీవీస్ ఉన్నప్పుడు దాని మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా అనేది ఒక సిస్టమేటిక్గా మా దగ్గర ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ లేదు. అనేక రకాల ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఒక మీకు గుర్తుంటుంది, రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ అనేది ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఆ యాక్ట్ ద్వారా అందరూ కంపల్సరీగా వాళ్ళ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ముందు రోడ్డు పైన పార్కింగ్ ప్లేసెస్లో కొన్ని మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఏర్పాటు చేయాలి. దే ఆర్ డ్యూటీ బౌండ్ యాజ్ పర్ ది యాక్ట్.
అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ నుండి వారి వారి ప్రాంతాల్లో రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వారు ముందుకు వచ్చి అప్పుడు పెద్ద డ్రైవ్ లాగా చేశాము. సైబరాబాద్, హైదరాబాద్లో దాదాపు ఒక కమ్యూనిటీ సీసీటీవీ ప్రాజెక్ట్లో దాదాపు 15-20 వేల కెమెరాలు పెట్టడం జరిగింది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 3-4 years. शामिलपेट के सेलिब्रिटी रिजॉर्ट्स में एयरगन से फायरिंग वाक़े के बाद सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक तेलुगु सीरियल्स के अदाकार मनोज कुमार ने सिद्धार्थ नामी एक शख्स पर फायरिंग कर दी और इस वाक़े में सिद्धार्थ ज़ख्मी हुआ है। ज़राए के मुताबिक मनोज की बीवी के साथ सिद्धार्थ के मुबैना ताल्लुकात इस हमले की वजह बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ की अपनी बीवी के साथ रिजॉर्ट्स में मौजूद होने की इत्तला मिलते ही मनोज एयरगन के साथ रिजॉर्ट पहुँच गया और फिर सिद्धार्थ पर फायरिंग कर दी। पुलिस इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मज़ीद तहकीक़ात जारी है, जबकि पुलिस ने इस केस के सिलसिले में 3 अफराद को तहवील में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు షామీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అది ఏంటంటే సిద్ధార్థ దాస్ అనే అతను వాళ్ళ డాటర్ని చూడడానికి వచ్చాడు సెలబ్రిటీ రిసార్ట్స్లో ఉన్న విల్లాకి. అయితే అక్కడ ఏమైందంటే ఇతను వీళ్ళ వైఫ్ 3 years నుంచి సపరేటెడ్ ఉన్నారు. వైఫ్ అలాంగ్ విత్ హర్ సన్ డాటర్ వేరే వాళ్ళతోనే ఉంటుంది, వేరే అదర్ పర్సన్తోనే దే ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్. సో అప్పుడు ఈయన సిద్ధార్థ దాస్ మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు ఉన్నప్పుడు వచ్చిన క్రమంలో మనోజ్ కుమార్ అనే అతను ఒక ఎయిర్ గన్ తోని ఫైర్ చేయడం జరిగింది. దాని మీద సిద్ధార్థ దాస్ మన పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. మేము ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాము దీంట్లో. అండ్ వీ హ్యావ్ సీజ్ దట్ ఎయిర్ గన్. బేసికలీ ఏంటంటే ఇద్దరు కూడా సపరేటెడ్ అయ్యారంటే 3 years బ్యాక్ 2019 నుంచి. అండ్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ ఇన్ కోర్ట్. సో యాజ్ పర్ హిస్ వైఫ్స్ వర్షన్ ఏంటంటే ఇతను రావద్దని చెప్పి కోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి అంటారు. అది కూడా ఫర్దర్ విల్ వెరిఫై. సో ఈ రోజు వచ్చిన క్రమంలో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఈ ఇన్సిడెంట్లో మనం ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. గాయాలు అయితే అయినట్టు లేవండి. దే ఆర్ నో ఇంజురీస్, విజిబుల్ ఇంజురీస్ అయితే ఏమీ లేవు. మనోజ్ అనే అతను సిద్ధార్థ దాస్ అతని పైన ఎయిర్ గన్ తోని ఫైర్ చేశారు. ఇప్పుడే కదండి రిపోర్ట్ అయింది. వీఆర్ స్టిల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అంటాయి. సో ఆ క్రమంలో सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने डकैती गैंग का पर्दाफाश करते हुए इसके 4 अराकीन को हिरासत में लिया है और डकैत शुदा रकम भी बरामद की है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने डकैती गैंग के 4 अराकीन को हिरासत में लिया। डीसीपी टास्क फोर्स पी राधा किशन राव के मुताबिक 3 जुलाई को हिमायतनगर में वाक़े पंजाब नेशनल बैंक के ATM सेंटर पर रकम जमा करने आए एक शख्स की आंखों में काली मिर्च स्प्रे डालते हुए 7 लाख रुपए नकद रकम उड़ा ली गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीक़ात की और टास्क फोर्स ने मुलज़िमीन को हिरासत में लेते हुए डकैत शुदा रकम के मुंजमला 3,25,000 रुपये बरामद किए। तमाम 4 मुलज़िमीन का ताल्लुक़ रियासत केरला से बताया गया है। इस महीना 3 तारीख जो नारायणगुड़ा लिबर्टी जंक्शन के बीच में पंजाब नेशनल बैंक ATM में जो चोरी हुआ रॉबरी 7 लाख रुपए केस को डिटेक्ट करें। उसमें ये तनसीफ अली और मोहम्मद शाहिद टीवी इलियास शाहिद तनसीफ बरिकल अब्दुल मुसी PM ये चारों लोग केरला रहने वाला कोझिकोड वायलनाडु वो एरिया का है। ये कंप्लेंट जो मुजीब है उन्होंने भी केरला वायलपाड़ का है। उन्होंने ये पैसा जो मशीन्स में ATM मशीन में डिपॉजिट करने का काम करता हूँ। उस दिन उसका पास 10 लाख रुपीस उसका सेम केरला स्टेट दुबई वाला से मिला जो पैसा को डिफरेंट अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट करने के लिए ये ATM पंजाब नेशनल बैंक आया। जब तक उससे पहले उन्होंने 6 ATM में थोड़ा पैसा तकरीबन 2.5 to 3 लाख तक डिपॉजिट करा। जो बाकी का पैसा इसमें डिपॉजिट करने का टाइम पे 2 लोग आके पेपर स्प्रे उसका मुंह का ऊपर स्प्रे करके बाद में स्ट्रगल करके उसके पास जो है पैसा तकरीबन 7 लाख रुपए छीन लेके चले गए।
बाद में टास्क फोर्स टीम और लोकल दोगलबड़ा इंस्पेक्टर लेग पीएस डीआई नरेश और डीआई मुशीराबाद प्रशांत, पूरा 7 टीम्स हमारा रमना रेड्डी डीसीपी का अंडर में 7 टीम्स को कॉन्स्टिट्यूट करके ये CCTV फुटेज पूरा निकालने लगे, जो ऑफेंस का पहले ऑफेंस का बाद में, जो रूट है थे एन रूट एग्जिट एंड एंट्री पूरा CCTV फुटेज आए, तो फुटेज के मुताबिक हमारे को पुलिस आया उसमें, बाद में वो पुलिस का मुताबिक वो CCTV फुटेज में जो व्हीकल पे पल्सर व्हीकल पे पूरे लोग उसको फॉलो होते, वो लिबर्टी जंक्शन के पास ठहरा था, वो लोगों का टावर दंप द्वारा वो लोगों का अपना लोकेशन लेके ये केस को डिटेक्ट करे। हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए एक गोदाम पर धावा करते हुए भारी मकदार में गेहूं बरामद की गई। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए एक गोदाम पर धावा किया और इस गोदाम से 2.5 टन गेहूं जब्त की गई। इंस्पेक्टर रमेश नायक की क़यादत में धावा किया गया, जबकि इस गोदाम से एक खातून को हिरासत में लेते हुए केस भी दर्ज किया गया है। जब्तशुदा गेहूं को सिविल सप्लाई महकमे के हवाले किया गया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KT रामाराव ने सुकेश चंद्रशेखर को भेजी लीगल नोटिस, अपने और कविता पर लगाए गए संगीन इल्जामात को किया मुस्तरद। कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में 24 घंटे बरकी सरबराही क्यों नहीं की जा रही, सदर TPCC रेवंत रेड्डी वजाहत करें, BRS वज़रा ने किया सवाल। बीजेपी अपने सियासी अगराज और मकासद के लिए लॉ कमीशन का कर रही है इस्तेमाल, रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया इल्जाम। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पार्किंग मकामात पर भी CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद का KBR पार्क में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। डकैती गैंग का पर्दाफाश, 4 अराकीन जेरे हिरासत, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।